हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये दो पार्ट में आने वाला है वीडियो। ठीक है, आज ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और सेकंड पार्ट कल आ जाएगा या होपफुली शाम तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी जो यूजी का पेपर हो रहा है उसके टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इन दो वीडियो के अलावा एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें शॉर्टकट कीज़ जो हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं ना कंप्यूटर में, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी में जो अभी एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ पे देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो वो भी आने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या चयनित टेक्स्ट का रंग बदलने की अनुमति देता है? ठीक है, चयनित टेक्स्ट का जो कलर होता है उसको चेंज करना है अगर आपको। ठीक है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट करा, उसको कलर चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसका नाम होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से आप जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करते हो। हाईलाइट कलर की बात करें अगर, तो हाईलाइट कलर से क्या होगा, जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जैसे इसका भी बैकग्राउंड वाइट है, वो कलर दूसरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ होती है हाईलाइट कलर। फॉन्ट कलर होता है ये ब्लैक से रेड हो जाए, वाइट पिंक हो जाए, वो होता है फॉन्ट कलर। और बैकग्राउंड अगर चेंज करें तो वो होता है हाईलाइट कलर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कई शब्दों, पंक्तियों और पैराग्राफों का चयन डैश कुंजी का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल वर्ड, लाइन, पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो कौन सी की का उपयोग करके आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो? तो आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट की जो है वो कॉमनली यूज होती है एक ब्लॉक जो है टेक्स्ट का, उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज नोट कीजिएगा, अगर आपको जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, 4 लाइनें हैं, उनको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट से यू कर लोगे। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 2 लाइनें यहाँ हैं, फिर पैराग्राफ है, ठीक है, ऐसे आपको ये 3 लाइनें करनी है, फिर ये 3 करनी है, बीच में तो 2 है, तो शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, उस केस में आपका इस्तेमाल होगा कंट्रोल का। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूस लाइनें हैं तो शिफ्ट होगा, अगर नॉन एडजेसेंट लाइनें हैं, कंटिन्यूस नहीं है वो, तो कंट्रोल का यूज होगा। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो वर्ड को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जा रहे हो तो उसको कहते हैं कट एंड पेस्ट। कट का मतलब होता है उसको उस जगह से टेक्स्ट को हटा देना, और पेस्ट का मतलब होता है दूसरी कहीं जाके उसको पेस्ट कर देना या इंसर्ट कर देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कट एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी एंड पेस्ट का मतलब होता है आप कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो दोनों जगह ही सेम रहेगा, पर कट में क्या होगा, ये साफ हो जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट हो कर दिया जाएगा। पंक्तियों की शुरुआत और अंत के संरेखण को क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट ऑफ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ लाइन इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिफिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पैराग्राफ को दाएं बाएं और केंद्र में संरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करके पैराग्राफ को जो है वो लेफ्ट, राइट, सेंटर आप शिफ्ट कर सकते हो? तो इसका नाम होता है अलाइनमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश छोटे बिंदुओं, वर्ग, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जो अक्सर टेक्स्ट से पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट से पहले जो दिखाई देते हैं, है ना, स्मॉल डॉट हो गया, स्क्वायर है, डैश है, ग्राफिक्स है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं आप बुलेट्स। बुलेट्स जो होते हैं ये सिंबल होते हैं, ठीक है, जो इन मतलब डॉट, स्क्वायर, डैश इन इस रूप में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, आकार, फॉन्ट रंग आदि डैश के विकल्प किस चीज़ के विकल्प हैं? ठीक है, तो ये जो विकल्प हैं ये हैं आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो होता है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो गए या टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होता है उसको चेंज अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या चयनित पैराग्राफों को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है? ठीक है, तो अगर कोई सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसको लेफ्ट में ले जाना है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका डिक्रीज इंडेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इंडेंट जो होता है वो इंडेंटेशन लेवल जो है उसको कम करता है और पैराग्राफ को जो है वो शिफ्ट कर देता है लेफ्ट मार्जिन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है, जो फॉन्ट के इफेक्ट हैं उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इफेक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफेक्ट, है ना। और ये किस में मिलते हैं? आपके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ये मिलते हैं। एमएस वर्ड दस्तावेज की अगली पंक्ति में जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? कौन सी की का उपयोग करके आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जा सकते हैं? तो उसका नाम होता है की का एंटर। एंटर की के उपयोग से आप कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप बदलने के लिए पेज सेटअप को कौन से मेन्यू के अंतर्गत क्लिक किया जाता है? तो पेज सेटअप मेन्यू आपको कहाँ मिलता है? वो आपको मिलता है फाइल मेन्यू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या हमारे अक्षरों की उपस्थिति निर्धारित करता है? ठीक है, तो अपीयरेंस जो होता है ना, उपस्थिति यानी अपीयरेंस, वर्ड की जो अपीयरेंस होती है वो क्या चीज़ डिसाइड करता है? वो चीज़ डिसाइड करती है आपकी फॉन्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है आप किस तरीके से एक शब्द को लिख रहे हो। जैसे एरियल है, एक टाइप का फॉन्ट है, ठीक है, और ऐसे करके टाइम्स रोमन होता है। ये अलग अलग टाइप से फिर आपके लिखे जाते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। फॉन्ट साइज तो होता है, आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। कलर का मतलब हो जाता है कौन से कलर में आपका आएगा, और फॉन्ट स्टाइल जो होता है आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश अक्षरों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों बड़ा बनाकर उन्हें उभारता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका होता है फॉन्ट स्टाइल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉन्ट स्टाइल की मदद से आप जो भी कैरेक्टर है, अक्षर हैं, उनको या तो बोल्ड बना सकते हो या इटैलिक बना सकते हो या दोनों बोल्ड इटैलिक एक साथ बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या उस तरीके को संदर्भित करता है जिससे हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा? ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है जिसमें फॉन्ट साइज, कलर, स्पेसिंग ये सब आ जाता है, वो क्या चीज़ डिटरमाइन करता है? वो करता है आपका फॉर्मेटिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि जैसे फॉर्मेटिंग के लिए उपकरण प्रदान करता है। तो कहाँ पे ये सारे जो कमांड्स हैं जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अन्य किसी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, वो कहाँ पे मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप का डैश वह स्थान है जो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ा होता है, ठीक है। तो एक एडिशनल मार्जिन स्पेस होता है ना, वो छोड़ा जाता है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बाइंडिंग करा जा सके, ठीक है, बाइंडिंग उनकी की जा सके, इसलिए एक एडिशनल मार्जिन स्पेस छोड़ा जाता है। तो उस मार्जिन स्पेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या चयनित पैराग्राफों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपके जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें अगर डिक्रीज करोगे आप इंडेंट तो वो लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है, जो टेक्स्ट है आपका लेफ्ट साइड चला जाता है, उसको कहते हैं हम डिक्रीज करना इंडेंट। वहीं अगर आप इंक्रीज करोगे तो वो दाईं तरफ चला जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग किसके विशेष रूप हैं? तो फर्स्ट लाइन और हैंगिंग किसके विशेष रूप हैं? ये है आपके इंडेंटेशन के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडेंटेशन, है ना। फर्स्ट लाइन जो है वो आपकी नाम से ही पता पड़ रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट जो होता है वो सिर्फ पहली लाइन को
अफेक्ट करता है, ठीक है। हैंगिंग क्या होता है? हैंगिंग जो होता है वो बाकी की जितनी लाइन है उनको अफेक्ट करता है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को नहीं करता है। फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइन है उनको अफेक्ट करने के लिए हैंगिंग होता है, और फर्स्ट लाइन इंडेंट सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही अफेक्ट करता है। एमएस वर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है एमएस वर्ड के बारे में सही है? तो अगर सही कथन हम देखे जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हार्डवेयर यूनिट नहीं है, और ना ही कंपाइलर है, वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एमएस ऑफिस का पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पंक्तियों के बीच में, लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है वो किससे डिसाइड होता है? वो आपका डिसाइड होता है लाइन स्पेसिंग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन स्पेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि जो ऑप्शन है वो कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? तो हमें बताना है ये कहाँ पर उपलब्ध होते हैं बाकी के ऑप्शन। तो ये उपलब्ध होते हैं मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जो है आपकी फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स आदि जो है ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एमएस वर्ड में डैश, व्यू, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट, पॉइंट साइज और इटैलिक्स जैसी फॉर्मेटिंग दिखाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? तो देखिए ये आपको मिलता है नॉर्मल लेआउट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मल लेआउट। नॉर्मल व्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल व्यू भी कहते हैं इसको। और अगर लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें इसका नाम ड्राफ्ट व्यू है, ठीक है, ड्राफ्ट व्यू होता है इसका नाम। नॉर्मल व्यू का जो नाम है वो चेंज करके अब ड्राफ्ट व्यू कर दिया है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए, अगर ड्राफ्ट व्यू अगर ऑप्शन में हो तो ड्राफ्ट व्यू करना है, ठीक है, नॉर्मल व्यू हो तो आपको नॉर्मल व्यू सिलेक्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ व्यू, कौन सा व्यू ये दिखाता है कि दस्तावेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रिंट करना है आपको, ठीक है, पेपर, और आप जानना चाहते हैं कि प्रिंट करने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, उसमें मार्जिन कितना रहेगा, हेडर कहाँ है, फुटर कहाँ है, ठीक है, वो सब देखना है आपको। तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आप उसमें इस्तेमाल करते हैं ओके, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई है तो इसको चेंज कर लीजिएगा। उसको कहते हैं हम प्रिंट लेआउट, ठीक है, प्रिंट लेआउट कहते हैं उसको। ऑप्शन सी हमारा मान लेते हैं। प्रिंट लेआउट जो है उसमें दिखाई देता है कि प्रिंट होने के बाद कैसा रहेगा टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश लेआउट में शीर्षकों, हेडिंग्स को उनके नीचे के टेक्स्ट से छिपाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होता है ये? तो इसको कहते हैं आउटलाइन व्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटलाइन व्यू जो होता है अलाउ करता है यूजर्स को कि कोलैप्स करें या एक्सपैंड करें हेडिंग्स को, है ना। कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसमें ये काम आता है। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा एमएस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? एमएस डॉस के कौन से कमांड के इस्तेमाल से आप सब डायरेक्टरी बना सकते हो? तो उसका फुल जो कमांड है उसका नाम है mkdir। आंसर हो गया ऑप्शन बी, mkdir, या md होता है मेक डायरेक्टरी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। chdir क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी, है ना। rm रिमूव डायरेक्टरी, और mkdir मैंने बता ही दिया क्रिएट डायरेक्टरी होता है ना। क्रिएट dir कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं उनको
डिफाइन कैसे किया गया है उनको, जो आपका डेजिग्नेशन है वो कैसे दिया गया है, वो दिया गया है जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग हो जाता है, ठीक है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग हो जाता है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग हो जाता है, पर मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग। ठीक है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो जाता है कि मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर रहे हैं और एक से ज़्यादा काम एक साथ परफॉर्म किया जा रहा है। IBM DOS क्या है? देखिए IBM DOS जो है वो क्या चीज़ है, तो ये आपका है एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा था IBM PCs के लिए। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है सिंगल यूज़र के लिए है और सिंगल टास्किंग के लिए है। विंडोज़ NT की विशेषता क्या थी? इनमें से कौन क्या विशेषता थी? विंडोज़ NT की बात की जाए तो वो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ था, है ना, उसने सिक्योरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस करे थे, मल्टीटास्किंग इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, बेटर नेटवर्किंग थी इसमें और मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट था, है ना, तो थोड़ा एडवांस था ये। हमसे पूछा है कि इसी की विशेषता क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो अगर देखा जाए तो ओबंटू हो गया, लिनक्स है, यूनिक्स है, ये तीनों ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में देखा जाए तो टास्क बार कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपके स्क्रीन के बॉटम पे, स्क्रीन के नीचे होता है आपका टास्क बार। ये वही है जहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन हो गया, क्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। रिसाइकल बिन में मौजूद हटाई गई फाइल स्थायी रूप से कब हटती है, तो कब हटती हैं, आप रिसाइकल बिन में जब डिलीट करके डाल देते हो ना फाइल, वो वहाँ से कब हटेगी, तो वो वहाँ तक तब तक रहेगी जब तक आप उसको खुद से हटाओगे नहीं, मैनुअली उसको एम्प्टी नहीं करोगे, तब तक वो वहीं रिसाइकल बिन में पड़ी रहेगी। और रिसाइकल बिन में अगर आपकी फ़ाइल पड़ी है तो आप कुछ शॉर्टकट की है एक, जिससे आप उसको परमानेंट खाली कर सकते हो, उसका नाम है शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगर शिफ्ट और डिलीट आप दबा देते हो तो फाइल रिसाइकल बिन में जाने की बजाय परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, DVD है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनक्स। टीच टेक्स्ट किसके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर है, तो टीच टेक्स्ट किस में यूज़ होता है, तो आपका ये यूज़ होता है एप्पल के मैकिनटॉश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्पल्स मैकिनटॉश। कंप्यूटर की सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं, तो डिलीट करने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं, वो आपकी जाती हैं रिसाइकल बिन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, AIX जैसा कि आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है एडवांस इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमसे पूछा है ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है आपका IBM का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IBM। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ है, एप्पल का कौन सा है, मैक OS। इंटेल प्रोसेसर बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लिनक्स मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस एक इंटेल जो है, इंटेल प्रोसेसर बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेल।
ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसके अलावा एक एंड्रॉयड भी आता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा। मैक ओएस किसका है? एप्पल का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो फिनलैंड के एक छात्र की परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, किसने विकसित करा था? तो लिनक्स को विकसित किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो लिनक्स जो है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1991 में। किसके द्वारा? लाइनस ट्रोवर्ल्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइनस ट्रोवर्ल्स। जब वो फिनलैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इसके अलावा डेनिस रिची की अगर बात करें तो इन्होंने करा था सी लैंग्वेज की खोज। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा शुरू हुआ था। और स्टीव जॉब्स आपको पता है एप्पल के हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, नॉर्टन हमारा एंटीवायरस है, मैकेफी है, क्विक हील, ये तीनों ही हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। एक नहीं है, वो कौन सा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनक्स। कंप्यूटर की दुनिया में ओबंटू क्या है? ओबंटू क्या है? ओबंटू आपका एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स पे है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है लिनक्स जो है बेसिकली ओपन सोर्स पे है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये फ्री है, सिक्योर है, और अगर आप अपने हिसाब से कोई चेंज करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है ओपन सोर्स, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है। ठीक है, कोड इसका पब्लिकली अवेलेबल। क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड के एग्जांपल होते हैं जैसे विंडोज़, मैक ओएस, एप्पल का जो होता है ना मैक ओएस, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते, ये ओपनली अवेलेबल नहीं है, आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ओपनली अवेलेबल नहीं, ये क्लोज सोर्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन जानकारी एक तरह से संग्रहित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विंडोज़ रजिस्ट्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्ट्री। यहाँ पे हार्डवेयर सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग, यूज़र के प्रेफरेंस, ठीक है, ये सारे चीज़ें स्टोर की जाती हैं। पेज फॉल्ट कब होता है? तो कब होता है पेज फॉल्ट? पेज फॉल्ट कब अकर करेगा? जब सीपीयू डेटा की रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वायर्ड पेज जो है वो रैम में नहीं है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करता है। ठीक है, तब पेज फॉल्ट अकर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोग्राम एक्सेस एक्सेस अ पेज नॉट करेंटली अवेलेबल इन द मेन मेमोरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम एक्सेस पेज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, रैम में कह सकते हो। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। बायोएस का फुल फॉर्म क्या है? बायोएस का जो फुल फॉर्म है हमें बताना है। बायोएस का फुल फॉर्म क्या है?
चलिए वापस आते हैं। बायोएस का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, बायोएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोएस का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो बायोएस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है, कंप्यूटर जो है आपका स्टार्ट होगा, सॉफ्टवेयर आपके चेक होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको लोड किया जाएगा। थ्रेड का कैंसलेशन केवल तब होता है जब वह एक डैश तक पहुंच जाता है। तो थ्रेड का कैंसलेशन कब होता है, ठीक है, जब वो एक कैंसलेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसलेशन पॉइंट। आईटी शब्दावली में कर्नल में विफलता क्या किसको कहा जाता है। तो कर्नल में जो विफलता होती है, फेलियर होता है, उसको क्या कहते हैं। कर्नल होता क्या है, ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, है ना। और जब ये होता है तो सिस्टम फंक्शन करना बंद कर देता है और इस इवेंट को हम लोग कहते हैं क्रैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रैश। लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो लगातार जो आपकी कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में सर्विसेज जो चलती रहती हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको आपको कहा जाता है डेमन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमन्स। जैसे नेटवर्क सर्विस हो गई, ठीक है, नेटवर्क है, मेल है, ये सारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो इनको कहते हैं डेमन्स। वे संकेत जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करते हैं कि गतिविधि हुई है, कोई गतिविधि हुई है, उसको क्या कहते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, मतलब जो वो चीज़ें जो सीपीयू को बताते हैं कि कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई गतिविधि हुई है जो इसका अटेंशन रिक्वायर करता है, तो इसको कहते हैं आपका इंटरप्ट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरप्ट्स। जैसे कि आप की दबाते हैं, ठीक है, या माउस क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरप्ट्स। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। तो डेटाबेस मैनेजर होता क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उसको अच्छे से एक फॉर्मेट में मैनेज करके रखता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजर। पीएसडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, पीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। सीपीयू शेड्यूलर किसको कहा जाता है, सीपीयू शेड्यूलर किसको कहते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलर हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर जो होता है, ठीक है, वो करता क्या है, वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है ना, वो एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और अलोकेट करता है सीपीयू को, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सीपीयू शेड्यूलर, यानी या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, ये सिलेक्ट करता है जॉब को, है ना। मीडियम टर्म की करें तो वो करता है स्वैपिंग, ठीक है, जॉब की स्वैपिंग करता है। और सीपीयू में अलोकेशन मैंने बता ही दिया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू अलोकेशन करता है। बायोएस इनमें से क्या है, ठीक है, बायोएस होता क्या है। तो बायोएस जो है वो एक नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर है जो मदरबोर्ड पर एक छोटी मेमोरी चिप में जो संग्रहित सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको कहते हैं बायोएस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, इसकी नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, एक चीज़ देख लीजिएगा। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए पावर आपने हटा दी, ठीक है, कंप्यूटर आपका बंद हो गया, ये तब भी उस डेटा को स्टोर करके रखेगा, ये होता है बायोएस। वॉलेटाइल होता है जैसे आपका रैम हो गया, ठीक है, पावर गई रैम खाली, है ना, तो ये डिफरेंस होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।